नमस्कार। देश में महंगाई, बेरोजगारी समेत तमाम मुद्दे हैं और कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों को उठाना चाहती है। लेकिन सर, हालात ऐसे बन गए हैं कि कांग्रेस पार्टी अपने आप में एक मुद्दा बन गई है और इस बीच राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं। तो मेरा पहला सवाल है, विचित्र मणि सर हमारे साथ हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं, तमाम मुद्दों पर इनकी अच्छी समझ है। तो सर, पहला सवाल मेरा ये है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं और इस यात्रा के बाद क्या कांग्रेस का हमें नया रूप देखने को मिलेगा, राहुल गांधी का नया रूप देखने को मिलेगा? क्या कांग्रेस पार्टी सशक्त होकर आएगी लोकसभा चुनाव में और कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं? देखिए, पदयात्रा बहुत अच्छी चीज़ है। भारत की राजनीति को देखें तो पदयात्रा राजनीति या समाज या धर्म या अध्यात्म, हर जगह पदयात्रा की बेहद अहमियत रही है। इस देश में कोई शंकराचार्य आज से 1200-1300 साल पहले निकले थे। केरल से वो पदयात्रा से उन्होंने देश को जोड़ा। इस देश में कोई महात्मा गांधी पैदा हुए, उन्होंने पैदल चल करके इस देश के लोगों के जज्बात को इस तरह से जोड़ा ताकि जो लोग इस देश में अनपढ़ थे, गरीब थे, जिनके पास खाने के लिए अनाज नहीं था, पीठ पर वस्त्र नहीं था, उन लोगों के अंदर भी ये आत्मबल पैदा हुआ कि ये गांधी हमारे साथ है, हमारे बीच चलता है और हम अंग्रेज़ों से लड़ सकेंगे। लेकिन जब आप राजनीति में होते हैं, खासकर जब चुनावी राजनीति में होते हैं, तो सिर्फ पदयात्रा से काम नहीं चलता। सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि आपका पद यानी आपका पैर कितना चल रहा है, ये देखा जाता है कि आपका सियासी कद कितना चल रहा है। राहुल गांधी के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि राहुल गांधी की राजनीति जब वो पदयात्रा में चलते हैं बेहद निश्चल और मासूम दिखती है। ये एक बहुत अच्छी बात है कि आज के संदर्भ में जब राजनीति अपनी मासूमियत को खो चुकी है, लोग ये सोचते हैं कि राजनीति का मतलब छल छद्म, कपट, धोखा और दूसरे के प्रति विश्वासघात, घृणा और वैमनस्य बन गई है। उस समय राहुल गांधी ने ये बताने की कोशिश की कि राजनीति एक किस्म की निर्दोष व्यवस्था को बनाए रखने का नाम भी हो सकती है। मेरा एक जो सवाल ये है कि इस यात्रा से कांग्रेस मजबूत होगी क्या? इस यात्रा से कांग्रेस मजबूत हो सकती है, लेकिन इसमें शर्तें लागू हैं। कांग्रेस तब मजबूत हो सकती है जब राहुल गांधी सिर्फ पदयात्रा ही न करें, वो एक राजनीतिक बुद्धिमत्ता भी दिखाएं। राजनीतिक बुद्धिमत्ता का मतलब ये हुआ कि देखिए, वो सत्ता की राजनीति में है, वो कोई महात्मा गांधी या विनोबा भावे की तरह राजनीति पदयात्रा नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी जोड़ जरूर रहे हैं, लेकिन उस जोड़ने में वोट बैंक की भी राजनीति है। तो वोट बैंक की राजनीति कीजिए, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन वो सब कैसे होगा जब तक आपके पास एक मजबूत संगठन नहीं होगा। जो लोग आपके साथ रास्ते में मिल रहे हैं पदयात्रा में, अगर उनको ये नहीं लगेगा कि ये व्यक्ति, इसके पास एक मजबूत संगठन है, जब ये मौजूदा बीजेपी या एनडीए से चुनाव में टकराएगा तो उनको कड़ी टक्कर देगा। तब तक आपकी यात्रा सफल नहीं हो पाएगी। अभी कांग्रेस अध्यक्ष पद का आप जिक्र कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि क्या कांग्रेस की प्लानिंग में कुछ कमी है क्या? एक तरफ राहुल गांधी पदयात्रा कर रहे हैं, दूसरी तरफ चुनाव है, तो मीडिया का ध्यान और लोगों का ध्यान जहाँ एक तरफ पदयात्रा पर था, अब वो जो है अध्यक्ष पद पर आ गया है, तो इनका एक इवेंट फेल हो गया, मतलब ऐसा लग रहा है। आपको सब कुछ अचानक करते हुए भी दूरगामी उसका प्रभाव क्या होगा उसको देखना होता है। राहुल गांधी की यात्रा का बड़ा शोर है। आप सोशल मीडिया पर देखिए तो बहुत से लोगों को बड़ी प्रसन्नता होती है। वो पदयात्रा बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर एक राजनेता के रूप में मुझे लगता है, अगर मुझसे पूछा जाए, अगर मैं राहुल गांधी का सलाहकार होता तो मैं उनको ये सलाह मैंने दी होती कि आप भारत की यात्रा भी मत कीजिए, आप गुजरात चुनाव पर फोकस कीजिए। गुजरात में 27 साल से बीजेपी सत्ता में है। आप 2 अक्टूबर के दिन, जो महात्मा गांधी की जयंती है, आप गांधी जी के जन्म स्थल पोरबंदर से अपनी यात्रा शुरू कीजिए, पदयात्रा ही कीजिए, पोरबंदर से शुरू कीजिए। और 15 दिसंबर जो सरदार पटेल की पुण्यतिथि है, उस दिन आप अपनी यात्रा का समापन करिए। पूरे आपको 74-75 दिन मिलेंगे। इस बीच चुनाव होगा। जो पिछली बार चुनाव जिस तरीके से हुआ था उस तरह से होगा, तो 10-12 दिसंबर तक होगा। यानी आपके पास 2 महीने से ज़्यादा का समय पदयात्रा में, वहाँ के लोगों से जुड़ने में, और वहाँ के लोगों से अगर जुड़ करके अगर आप गुजरात जीत लेते तो फिर आपके लिए आगे की पदयात्रा, तो आप देश की पदयात्रा दिसंबर के आखिर में करके जून जुलाई तक भी कर सकते थे, क्योंकि ऐसी पदयात्राएं हुई हैं। राहुल गांधी कोई नया काम नहीं कर रहे हैं।
39 साल पहले 1983 में चंद्रशेखर ने पदयात्रा की थी। कन्याकुमारी से वो पदयात्रा दिल्ली तक आई थी। उस जब चंद्रशेखर चले थे कन्याकुमारी से, तो उनके साथ गिने चुने लोग थे, लेकिन जब वो यहाँ पर आए राजघाट पे, तो अपार भीड़ थी। और आपने कहा कि क्या इससे फ़ायदा होगा, उस समय चंद्रशेखर को भी लगा कि ये भीड़ जो है ये वोट में बदलेगी, और उनको लगा कि हमारे लिए अब आगे का रास्ता तय है। उस समय अखबारों में लिखा जाने लगा कि विपक्ष की तरफ से ये तो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। और हमको एक बड़े पत्रकार ने बताया था कि इंदिरा गांधी जो उस समय प्रधानमंत्री थी, उन्होंने चंद्रशेखर के पास एक चिट्ठी लिख करके भेजा कि आप कांग्रेस में रहे हैं, आप वापस आ जाइए कांग्रेस में, और कांग्रेस को मजबूत करते हैं हम लोग मिल करके। चंद्रशेखर ने उसी पन्ने के पीछे जो खाली था, कहते हैं उस पर लिख करके भेज दिया कि एहितन सती भेंट अब नहीं। ये रामचरितमानस की चौपाई है, जिसका मतलब हुआ कि अब इस जन्म में भेंट नहीं होगी। मतलब उनको ये था कि हम अपने बल पर जीतेंगे। लेकिन उसके 1.5 साल बाद जब लोकसभा का चुनाव हुआ, इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी, उसमें चंद्रशेखर का प्रधानमंत्री बनना या पार्टी जीतना तो दूर, वो बलिया में खुद अपना चुनाव हार गए थे। तो पदयात्राएं आपको मोहित करती हैं, पदयात्राएं आपको लोगों से जुड़ने का माध्यम बनती हैं। आप उनके जीवन के अनुभवों, उनकी पीड़ा को, उनके दर्द को किताबों से नहीं, उनके बीच जाकर समझ सकते हैं। लेकिन वो वोट में बदल जाएंगी, इसके लिए कुशल रणनीति चाहिए, उसके लिए आपका एक मजबूत संगठन चाहिए और दूरगामी रणनीति चाहिए। अच्छा, खड़गे जी कांग्रेस के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार बन गए हैं, और जब से ये उम्मीदवार बने हैं, लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस का मिशन साउथ है। मिशन साउथ क्या है? क्या वाकई में खड़गे को उम्मीदवार बनना मिशन साउथ का हिस्सा है? ये बात अगर आज हो रही है तो मुझे नहीं मालूम कि क्यों हो रही है। ये बात आप कह रहे हैं, ये चर्चा में ज़रूर है कि ये उनका मिशन साउथ है। उनको ये लग रहा है कि उत्तर भारत में हमारे पास कोई राज्य नहीं है। आप देखिए कि पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 में बिहार में 1 सीट कांग्रेस को मिला था, झारखंड में 1 मिला, उत्तर प्रदेश में 1 मिला, उत्तराखंड में 1 भी नहीं मिला, हिमाचल में 1 भी नहीं मिला, दिल्ली में 1 भी नहीं मिला, छत्तीसगढ़ में 2 मिला, छत्तीसगढ़ में 2 मिला, मध्य प्रदेश में 1 मिला, राजस्थान में 1 भी नहीं मिला, हरियाणा में शायद 1 भी नहीं मिला या 1 मिला, याद नहीं। तो आप ये बताइए कि कुल 6 या 7 सीट पूरे उत्तर भारत में, पूरी हिंदी पट्टी में आपको मिल रहा है। तो इनको ये लगा होगा कि इधर तो हमें नहीं मिला, वो दक्षिण को हम मजबूत करें। लेकिन ये जिनकी भी रणनीति होगी, मुझे लगता है कि ये एक बेहद मूर्खतापूर्ण रणनीति है। क्योंकि आप देखिए केरल में हर 5 साल में सरकार बदल जाती है। उस आधार पे केरल में कांग्रेस की सरकार पिछली बार बन जानी चाहिए थी, क्योंकि 5 साल तक से कम्युनिस्टों की सरकार थी, लेकिन नहीं बनी। राहुल गांधी ने वहाँ प्रचार किया, राहुल गांधी लोगों से जुड़ने की कोशिश की उन्होंने, लेकिन उनकी रणनीति में कोई ना कोई तो फ्लॉ रहा होगा, कोई ना कोई तो दोष रहा होगा, जो उनकी सरकार नहीं बनी। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन तीनों राज्यों में आज कांग्रेस शून्य है। थोड़ी बहुत जो शक्ति बची है वो कर्नाटक में है। तो आप ये कह सकते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक से आते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे दलित हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे के जरिए दलित वोटों को जोड़ने की कोशिश करके कर्नाटक में, जो अगले साल मई में आप चुनाव मोस्ट प्रोबेबली होगा वहाँ कर्नाटक में, उसके लिए कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत जल्दीबाजी, मैंने ये बहुत छोटा टारगेट है। कांग्रेस अध्यक्ष अगर एक राज्य के चुनाव तक सीमित हो, तो इससे छोटा कोई लक्ष्य हो नहीं सकता। ये बड़ी बहुत कोई अच्छी, मैंने बहुत दूर तक सोची, बिल्कुल इसका कोई दूरगामी प्रभाव नहीं मिलेगा। अच्छा, विचित्र जी, मेरी बात हुई थी कांग्रेस की नेता हैं सुप्रिया श्रीनेत। तो जब मैंने उनसे पूछा कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव को लेकर, तो उन्होंने मुझे और पूरे मीडिया जगत को सलाह दिया कि आप हमारे अध्यक्ष के चुनाव को लेकर आप इतने उतावले हैं, कभी बीजेपी से पूछिए कि वो अपना अध्यक्ष कैसे चुनते हैं। तो अगर हम कांग्रेस और बीजेपी में अध्यक्ष पद के चुनाव की तुलना करें, तो ज़्यादा लोकतंत्र, ज़्यादा पारदर्शिता कहाँ आपको दिखाई देता है? निश्चित तौर पे कांग्रेस में ज़्यादा लोकतंत्र है, कम से कम इस चुनाव में तो है। लेकिन सुप्रिया श्रीनेत ये नहीं कह सकती हैं कि आप उनको देखिए, आप अपने अंदर भी देखिए कि ये चुनाव 2022 में हो रहा है,
इससे पहले कब चुनाव हुआ था? 22 साल तक आपने लोकतंत्र को एक जेब में रखा था, तब क्या था? मैं ये नहीं कहता, पार्टियों के अंदर ये सब चीज़ें अब कहने सुनने के लिए हैं। बीजेपी अच्छा कर रही है या कांग्रेस अच्छा कर रही है, उनके अंदर डेमोक्रेसी है कि नहीं। देखिए, कोई भी पार्टी अंदरूनी लोकतंत्र नहीं चाहती है। बीजेपी में नड्डा साहब को नया उनका रिन्यूअल हो गया, वो कैसे हो गया ये किसी को पता नहीं है। कांग्रेस में, इस मामले में कांग्रेस बेहतर है, आप जैसा कांग्रेस बेहतर अभी दिख रही है, क्योंकि नेहरू गांधी परिवार ने कह दिया कि हम नहीं लड़ेंगे। आप कल्पना कीजिए कि आज राहुल, ये चुनाव क्यों हो रहा है? ये चुनाव इसलिए हो रहा है कि 2019 में राहुल गांधी ने कह दिया कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, मुझे अध्यक्ष नहीं रहना है, आप लोग चुन लो। उन्होंने ये भी शर्त लगा दी, मेरे परिवार का भी कोई नहीं रहेगा। तात्कालिक दबाव था कि सोनिया गांधी एडहॉक बेसिस पर कि चलो भाई कुछ दिन तक हम संभालते हैं। लेकिन गांधी नेहरू परिवार के बाहर कोई अध्यक्ष बने, उसमें 3 साल लग गया। विचित्र जी, क्या है, लोकतंत्र बस चुनाव तक ही है? जो अगला अध्यक्ष बनेगा वो रिमोट कंट्रोल होगा गांधी परिवार के, ऐसा कहा जा रहा है। आपको क्या लगता है, ये बात सही है क्या? इस देश में लोकतंत्र 30 सेकंड का है। इस देश में लोकतंत्र का मतलब है कि जब चुनाव के लिए वोट देने जाता है, वो आदमी बटन पे उंगली रखता है। आम आदमी के लिए ये लोकतंत्र उतना ही है। उसके बाद वो अपने नून तेल लकड़ी में व्यस्त रहता है। जो लोग सत्ता में हैं वो अपनी अपनी सुविधाओं में रहते हैं। आपने कहा कि ये यस मैन रहेगा कि नहीं रहेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे का अब तक का जो व्यक्तित्व रहा है, बाद में बदल जाए तो नहीं जानते। वो नेहरू गांधी परिवार के प्रति, जो परिवार की तरफ से अगर कुछ आएगा तो वो करते रहेंगे। लेकिन एक चीज़ और भी है, कांग्रेस का इतिहास उठाकर देख लीजिए। दक्षिण भारत से जो भी कांग्रेस का अध्यक्ष बना है वो नेहरू गांधी परिवार से टकराया है। अच्छा, चाहे वो नरसिम्हा राव हो। नरसिम्हा राव 1991 से 96 तक कांग्रेस के अध्यक्ष थे, प्रधानमंत्री भी थे। उनकी श्रीमती सोनिया गांधी से नहीं बनी। सोनिया गांधी से उनका टकराव जगजाहिर है। उससे पहले निजलिंगप्पा कांग्रेस, कर्नाटक से निजलिंगप्पा कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उसी समय कांग्रेस बटी भी, इंडिकेट कांग्रेस और सिंडिकेट कांग्रेस भी बनी। उससे पहले के कामराज कांग्रेस के अध्यक्ष थे। हालांकि के कामराज ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने लाल बहादुर शास्त्री के मरने के बाद मोरारजी देसाई जैसे व्यक्ति को रोकने के लिए इंदिरा गांधी को आगे बढ़ाया था प्रधानमंत्री बनाने के लिए। लेकिन उन्होंने ये सोचा था कि ये महिला तो ऐसे ही है, हमारे सामने कहाँ टिकेगी, जो हम लोग चाहेंगे ये करती रहेगी। ये दूसरी बात है कि इंदिरा गांधी ने साबित कर दिया कि लोकतंत्र में प्रधानमंत्री वो है तो वो हैं, आप लोग इस भ्रम में मत रहिए। लेकिन टकराव होता रहा है। अब मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ होगा कि नहीं होगा, ये अब आने वाला समय बताएगा। सी वोटर का जो सर्वे आया है, सी वोटर जो सबसे भरोसेमंद सर्वे एजेंसी है, तो उसमें हम देख रहे हैं कि गुजरात और हिमाचल दोनों जगह कांग्रेस की सरकार नहीं बन रही है। तो इसके पीछे आप बड़ी वजह क्या मानते हैं? जबकि गुजरात में पिछली बार भी एंटी इनकम्बेंसी लहर थी, इस बार भी सत्ता विरोधी लहर है, लेकिन उसका फायदा मुझे देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी उठा कर ले जा रही है सर्वे के अनुसार। देखिए, आम आदमी पार्टी को उसमें ये भी दिखा रहा है कि आम आदमी पार्टी को 0 से 2 सीटें मिली। हाँ, सीटें कम है, लेकिन वोट से आम आदमी पार्टी पर आप मत जाइए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि बीजेपी 27 साल से वहाँ सरकार में है। बावजूद इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर एक बार भी जाएं तो लोगों का उनसे ऐसा जुड़ाव है या वहाँ पर ऐसी पकड़ है बीजेपी की कि उसका असर पड़ेगा। प्रधानमंत्री इसी साल 9 महीने में 9 बार जा चुके हैं। मुझे नहीं मालूम ये खबर कितनी सही है, अभी तक कंफर्मेशन नहीं आई है कि प्रधानमंत्री का 9 से 11 अक्टूबर के बीच फिर गुजरात का दौरा है। अक्टूबर में बीजेपी इस स्तर पर लगी हुई है। उसने जीतने के लिए अपनी पूरी की पूरी कैबिनेट विजय रूपाणी की बदल दी थी। दूसरी तरफ कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस पिछली बार हार जरूर गई थी, लेकिन बीजेपी के उसने छक्के छुड़ा दिए थे। लेकिन इस बार उस कांग्रेस में क्या है कि जो अशोक गहलोत संगठन महामंत्री होते थे और गुजरात चुनाव की जीत तो नहीं हुई, लेकिन कांग्रेस को एक सम्मानजनक स्थिति और बीजेपी को कड़ी टक्कर देने में बड़ी भूमिका निभाई थी, वो आज खुद अपनी पार्टी में अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं। ठीक है। अहमद पटेल कांग्रेस में है नहीं, उनका देहांत हो चुका है। हार्दिक पटेल पार्टी छोड़कर जा चुके हैं।
अल्पेश ठाकोर जो ओबीसी तबके से आते हैं वो पार्टी छोड़ के जा चुके हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, किसी ने भी जम करके मैदान पर, जो मैंने पहले ही कहा कि जो देश की यात्रा कर रहे हैं ना, वो अगर 2 अक्टूबर जो गांधी जी गुजरात से थे, 15 दिसंबर पटेल गुजरात से थे, उन दोनों के जन्मदिन और पुण्यतिथि को जोड़ करके अगर वो अपनी यात्रा करते, लोगों से संवाद करते, तो चुनाव जीत सकते थे। लेकिन कांग्रेस ने तो खुद ही बीजेपी को छोड़ दिया कि जाओ तुम राज करो। ठीक है, तो ये थे विचित्र सर। हमने तमाम मुद्दों पर बात की, खासकर कांग्रेस को लेकर। उम्मीद है कि कांग्रेस के अंदर क्या राजनीति चल रही है, कांग्रेस के अंदर अंदरूनी मुद्दे क्या हैं, और कांग्रेस आने वाले लोकसभा विधानसभा चुनाव के लिए कितनी तैयार है, ये आप समझ गए होंगे। इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए ABP लाइव।